नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट पीयू का लेसन 1 बड़े घर की बेटी। तो अब मैं आपको ये पढ़ के बताऊँगी। आप मुझे लास्ट में कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा मेरा पढ़ाना आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये है फर्स्ट पीयू का पहला पाठ, बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। लेखक परिचय हम पहले पढ़ेंगे। ये प्रेमचंद्र का चित्र दिया हुआ है। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे। उपन्यास का अर्थ होता है नॉवेल्स, जिनमें गोदान, गबन, कर्म भूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। तो इनके द्वारा लिखी हुई स्टोरीज जो हैं वो मानसरोवर नाम के एक बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जिसके 8 पार्ट्स हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ, मतलब उनका देहांत हो गया, डेथ हो गई। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त और अभाव से पूर्ण परिवार के अनुकूल बना लिया। तो आनंदी एक लड़की है जो एक हायर सोसाइटी की लड़की है, लेकिन उसकी शादी जो है श्रीकंठ के नाम के एक लड़के से होती है जो एक मिडिल क्लास है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अच्छे से रहती है। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह ने के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया, यानी लाल बिहारी सिंह ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे वो एंग्री हो गई। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियाँ शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियाँ जाग उठी, यानी आनंदी जो दिल से बहुत अच्छी थी, उसने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। सही, यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। तो इस वाले स्टोरी में, इस लेसन में आपको ये बताया है कि भारत के अंदर जो परिवार हैं, जहाँ पर सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसे परिस्थितियों को संभाल कर सब लोग वापस इकट्ठा रह सकते हैं, वो घर के अंदर रहने वाली औरत के ही हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे, मतलब वहां पर जो सारी लैंड थी उसको डीलिंग जो है वो बेनी माधव सिंह ही करते थे। उनके पितामह यानी दादाजी किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। यानी बेनी माधव जो है उनके जो पितामह थे, दादाजी थे, वो बहुत ही ज़्यादा धन धान्य से संपन्न थे और गांव का कोई बहुत बड़ा मंदिर होगा वो भी उन्होंने ही बनवाया था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर के अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार होता था। हांडी मतलब एक राउंड शेप का पॉट होता है, उसके अंदर वो लोग उसका दूध निकालते थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की को भेंट कर चुका था।
यानी कि उसके कोई केस होंगे जो कोर्ट के अंदर चल रहे होंगे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी, यानी 1000 रुपीज़ ईयरली थी। तो ये बहुत पुराने समय की स्टोरी है। उस समय पर 1000 रुपीज़ भी बहुत होता था। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी, यानी वो बैचलर था। बैचलर ऑफ आर्ट्स की उसके पास एक डिग्री थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पीता था, यानी 2 लीटर्स दूध जो है मिल्क वो पी जाया करता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। तो दोनों भाई जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थे। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। मतलब जो श्रीकंठ थे वो बहुत ही दुबले पतले थे और उन्होंने जो अपनी डिग्री ली थी बैचलर ऑफ आर्ट्स की, उसके कारण उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन 2 अक्षरों के ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी के वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनियां सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वेदों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। तो जो श्रीकंठ थे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च करते थे और बहुत सारे वैद्य, मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट में रहते थे। और खरल जो है वो आपके घरों में भी जिंजर को कूटने के लिए एक छोटा सा पॉट होता है जो स्टोन से या फिर किसी मेटल से बना होता है, उसे कहा जाता है, जिसके अंदर जड़ी बूटियां कूटी जाती हैं। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर की निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे, यानी कोई ना कोई कैरेक्टर वो प्ले करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे, यानी अपने गांव में रामलीला श्रीकंठ ने ही शुरू की थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वे एकमात्र उपासक थे, यानी वो जॉइंट फैमिली जो है उसको वो मानते थे। जॉइंट फैमिली सम्मिलित कुटुंब को कहते हैं। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यानी औरतें जो हैं वो सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली चाहती हैं, ये वो नहीं चाहते थे श्रीकंठ। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी, यानी गांव की जो औरतें होती थी या बहुएं होती थी उनको वो पसंद नहीं आते थे। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न समझती थी, यानी अपना एनिमी समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था, यानी उनकी वाइफ भी उनके अगेंस्ट थी इस मामले में। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाएं। यानी उनकी वाइफ है वो ये सोचती थी कि अगर मान लीजिए आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, कोई लेडी है वो एफर्ट लगा रही है, फिर भी वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह पा रही है, तो डेली जो है कलेश करें, लड़ाई करें, उससे अच्छा है कि सेपरेट हो जाएं। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, यानी बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, यानी एक छोटा सा, छोटा नहीं कहेंगे, जैसे एक कस्बा होता है या एक टाउन होता है, इतने बड़ी जो रियासत है उसके वो हेड थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, अनरेडी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ
सभी विद्यमान थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि कोई कितना रईस है, उस ज़माने में बताया करती थी, जो उनके पिता के पास सब कुछ मौजूद था। पर दुर्भाग्य से नाम था भूप सिंह, उनके पिता का नाम भूप सिंह है। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का भी एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयुग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर कर दिए, यानी फर्स्ट 3 जो उनके यहाँ पे उनकी डॉटर्स थी, उनका अच्छे से उन्होंने शादी की। पर 15-20 हज़ार रुपए का कर्ज सिर पर आ गया, डेप्थ हो गया उनको। तो आँख खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, 4th डॉटर थी उनकी। वह अपनी सब लड़कियों बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, मतलब वो बहुत ही सुंदर थी। इसे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उनके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह क्या करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। तो ठाकुर साहब के पास हालांकि पैसे नहीं थे, लेकिन वो आनंदी को बहुत अधिक चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे आनंदी की शादी अच्छी जगह पर हो, लेकिन उनके पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा मीन्स डोनेशन लेने के लिए आया। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, यानी उन्हें वो अच्छा लगा। धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया, यानी उनकी शादी करवा दी। उन्हें वो इतने अधिक पसंद आए। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ चुकी थी, वह यहाँ नाम मात्र भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़की तक न थी, न जमीन पर फर्श था, न दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। तो देहाती गृहस्थ का मतलब होता है कि वो एक विलेज के अंदर जो एक घर होता है, बिल्कुल ऐसा ही घर था जिसके अंदर सुविधाएं नाम मात्र की थी। तो बच्चों, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये आप सभी जानते हैं कि मैं जो है अभी रेनी सीज़न के अंदर ये बना रही हूँ। आपको बहुत बार हॉलीडे भी मिला है रेन की वजह से, तो ये जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है इसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला। तो एक दिन आफ्टरनून को लाल बिहारी सिंह आए और उन्होंने अपनी भावज यानी अपनी भाभी से, अपने भाई की वाइफ से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, यानी अब तक उसने जो लंच था वो प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने नई डिश बनाई। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, यानी अब तक वो जिस घर को बिलोंग कर रही थी वहाँ पर सब चीज़ें आसानी से मिलती थी। उसने यह सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो जो गाँव में अधिकतर या बहुत जगह पे आपने देखा होगा, जब लोग दाल खाते हैं तो उसके अंदर घी सेपरेट डालते हैं। तो ऐसे ही लाल बिहारी को आदत थी, लेकिन चूंकि आनंदी ने सारा का सारा घी जो है वो मांस बनाने में यानी वो चिड़िया बनाने में डाल दिया था, इसलिए अभी एक्स्ट्रा घी नहीं था। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी आया, इतनी जल्दी उठ गया, नहीं इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, यानी 250 ग्राम रहा होगा। वह सब मैंने मांस में डाल दिया, यानी चिकन बनाने में डाल लिया है। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। यानी शुदा से भूखा यानी शुदा से बावला यानी भूख से पागल हुआ, उसको भूख लगी थी बहुत। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैं तो चाहे घी की नदियाँ बहती हों,
तो लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर जब आनंदी ने ऐसे बोल दिया कि पाव भरी तो घी था वो मैंने यूज़ कर लिया, तो उसने ऐसे कहा मैके में, यानी कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे पिता के घर में तो चाहे घी की नदियाँ बहती थी। इसलिए गाली सहले, मार भी सहले, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी ना भी तो 9 लाख का, यानी कि हाँ मेरे घर वाले हैं वो तो बहुत पैसे वाले हैं, हाथी है वो अगर मर भी जाता है तो भी वो 9 लाख का होता है। वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते थे, यानी हमारे घर के वर्कर्स हैं वो इतना घी डेली खा जाया करते थे। लाल बिहारी जल गया, यानी और भी ज़्यादा जलस फील हुई उसे। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते, यानी अगर मेरे हस्बैंड होते तो तुम्हें बताते। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से नाराज गया, यानी लाल बिहारी वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो पहलवानी कर रहा है। अब उसका तो और भी गुस्सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोगों जो हैं वो जल्दी से स्त्री के द्वारा कही गई या लेडीज़ के द्वारा कही गई किसी भी बात को पे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। तो जो लाल बिहारी सिंह है उसकी जो वाइफ है वो क्या थी, एक साधारण जमींदार की, यानी सिंपल घर से आई हुई बेटी थी, और इसीलिए वो उस पर हाथ साफ कर लेता था। मतलब जब उसको गुस्सा आता था उसको वो पिटाई कर दिया करता था उसकी। खड़ाऊ का अर्थ होता है यहाँ पर स्लीपर्स। तो स्लीपर्स उठा के उसने आनंदी की ओर फेंके और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। मतलब तुम अपने हस्बैंड की बात बोल के और मुझे डरा रही हो, उसको आने दो, मैं देखता हूँ। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। खड़ाऊ जो है वो एक्चुअली लकड़ी से बनी हुई स्लीपर्स होते हैं। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक, यानी एक लेडी जो है वो अपने हस्बैंड के से बहुत अधिक आशाएं रखती है। उसे अपने पति के बल एवं पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। नहीं, उसका जो अपमान हुआ उसने वो चुपचाप सह लिया, क्योंकि अभी उसके हस्बैंड वहाँ घर पर नहीं है, वो बाहर रहते हैं। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी, यानी थर्सडे को ये वाला इंसिडेंट हुआ था और वो सैटरडे को आते हैं। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, यानी अपने ही रूम में रही, ना कुछ खाया ना पिया, ना उनकी बाट देखती रही। बाट देखना का मतलब है उनका वेट करती रही अपने हस्बैंड के आने का। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आया, यानी इवनिंग को अपने घर आया और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुद्दे आदि पर चर्चा करने लगे। यानी उनके घर के बाहर कुछ लोग बैठे होंगे, उन्हीं से ही वो बातें करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा, नाइट 10 o'clock तक हुआ। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों का ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। यानी श्रीकंठ से उन्हें गप्पे लगाना अच्छा लगता था। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, यानी वो क्योंकि वो बाहर से आया है, वो चाहता था कि थोड़ी देर वो रिलैक्स कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वो अपने भाई से कह रहा है कि आपकी वाइफ जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, अगर वो नहीं करेगी तो कुछ भयंकर हो सकता है, आप देख लीजिएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, यानी उसका जो श्रीकंठ के पिताजी हैं उन्होंने भी लाल बिहारी सिंह की साइड से ही बोला, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुम्हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हो गई, मतलब इतने बातें बोल रहे हैं लोग, तो ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया आनंदी ने, उसने जानना चाहा। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है, यानी तुमने क्या कर दिया है घर वालों को सब?
आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। मतलब उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरी ही इंसल्ट हुई है, लेकिन इन लोगों ने मेरे ही खिलाफ मेरे हस्बैंड को भर दिया है। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती है, बात तो कहो। तो श्रीकंठ है वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। आनंदी, क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसके चपरासी का भी सहूर नहीं मुझे खड़ाऊ से मार कर योना करता। तो वो कह रहा है कि मेरे जो डेस्टिनी है उसकी वजह से मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, नहीं तो क्योंकि लाल बिहारी सिंह अधिक पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए वो गंवार बोल रही है उसे, जो कि एक चपरासी भी नहीं बन सकता, इतनी भी एजुकेशन नहीं है उसकी, उसने मुझे खड़ाऊ से कैसे मारा। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों यानी एक दिन पहले तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे न रहा गया, मैंने कहा कि वहाँ तो इतना घी नाई कहर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इसी बात पर इस अन्यायी से मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। तो इस तरह से वो सारी घटना जो है वो अपने पति को बता देती है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले यहाँ तक हो गया इस छोकरे का साहस। मतलब उसे गुस्सा आ गया कि उसने ठीक है जो बोला, लेकिन उसने चप्पल भी मारी उसकी वाइफ को। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उसके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। स्त्री के आंसू पुरुष को क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। यानी और अधिक गुस्सा आ गया उसे रोता हुआ देखकर। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्रिक्तता के कारण पलक तक नहीं झपकी। मतलब उसके अंदर इतनी अधिक ज्वाला भड़क रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे नींद तक नहीं आई। प्रातःकाल अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह का विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया, परंतु दुर्भाग्य आज उसे स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही हैं। दूसरों को उपदेश देना कितना सहज होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपने मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके परिवार में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मतलब जो लाल बिहारी है वो आनंदी से छोटा है रिश्ते में, तो उसे उसका सम्मान करना चाहिए था। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ा हो और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात यह चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम न मारूँ। तो उसने कहा आप वाइफ को कुछ बोल देते तो ठीक है, लेकिन अभी उसको मार भी रहे तो मैं नहीं सुन सकता। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करता था, यानी उनका सम्मान करता था। उसके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया, परेशान हो गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना तो मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से इस गाँव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान सम्मान का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय पशुवत व्यवहार मुझे कैसे असहाय होगा, यानी मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। मतलब मैं उसको लाल बिहारी को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, यही आप अच्छी बात समझिए। अब बेनी माधव सिंह भी घबराए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसका कान पकड़ लो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण।
दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया, यानी कोई गलत काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, यानी बहुत खुश हुई वो स्त्रियां, क्योंकि अब तक वो जॉइंट फैमिली के पक्ष में बोलता था। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे, यानी सब लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, इसका उन्हें दुख होता था। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसीलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी है इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता, यह उसकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी, यानी सभी लोग चाह रहे थे कि वो जिस तरह से जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उसके बजाय न्यूक्लियर फैमिली में रहें। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर वहां बैठ गया, यानी उनके घर में लड़ाई हो रही थी, सब लोग सुनना चाहते थे, इसीलिए किसी न किसी बहाने से वो लोग उसके घर में आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए, यानी उनके श्रीकंठ के पिता को पता चल गया कि सब लोग इसलिए आके बैठ रहे हैं कि उनके घर की लड़ाई का मजा ले सके। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा, यानी लोगों को मजा लेने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका, यानी श्रीकंठ नहीं समझ सका कि उसका पिता जो है वो अचानक से इतना मीठा कैसे हो गया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे खबर कहाँ। पिता ने जिस मतलब से बात पलटी वह उसकी समझ में ना आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो, यानी तुम उसे माफ़ कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह इस घर में रहेगा या मैं। यदि आपको वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए कि वह यहाँ से चला जाए। बस अब अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहे थे। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, यानी बेड के ऊपर बैठ जाए, हुक्का पी ले, यानी एक स्मोकिंग डिवाइस होता है उसको वो यूज़ कर ले, या फिर पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान ना करता था। श्रीकंठ का भी उससे हार्दिक स्नेह था। उसने अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था, यानी उसके ऊपर कभी भी गुस्सा तक नहीं किया था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुदगर की जोड़ी उन्होंने ही बनवाई थी। मुदगर जो है वो एक लकड़ी का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पहलवान लोग यूज़ करते हैं। पिछले साल जब उसने अपने से दौड़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा था, यानी रेसलिंग में पछाड़ा था, तो उन्होंने पुलकित होकर, यानी खुश होकर अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे उस पर लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, यानी दिल तोड़ने वाली बातें जब उसने सुनी तो वो बहुत ही दुखी हो गया। इसमें संदेह नहीं था कि उसे किए पर पछतावा था। भाई के आने के एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनके सामने मैं कैसे जाऊंगा, वो सोच रहा था। उसने उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसकी समझ में उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बना हुआ पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगाते, यानी वो थप्पड़ भी मार देते उसे, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता।
पर भैया का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर में आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहनने लगा। आंखें पोंछी जिसमें कोई न समझे कि वह रोता था, तो उसने अपनी आईज के अंदर जो पानी आया था उसको पोंछ लिया। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। है कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया करते उसे वापस से वो रोने लगा। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाया आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी लाल आंखें किए बाहर से आए, यानी क्रोधित होते हुए आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि वह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कह दे तो मैं क्या करूँगी। तो वो ये सोच रही थी कि उसके हस्बैंड को वो बात बताएगी और बात इतनी अधिक बढ़ जाएगी, ये उसने खुद ने भी नहीं सोचा था। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं होती। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि है, यानी वो बहुत दुखी हैं उन्होंने जो किया, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़े और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, मैं न जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, यानी मेरी कसम है, अब एक पग भी आगे बढ़ा है, यानी आप बाहर नहीं जा सकते। जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से उनके मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न दिखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड दोगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हुए, यानी खुश हुए। बोल उठे, बड़े घर की बिटिया ऐसी होती हैं, झगड़ा बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां होती ही ऐसे हैं। वृत्तांत का मतलब है ये घटना जिस किसी ने भी सुनी, सभी ने आनंदी की तारीफ की और कहा कि अच्छा है, वो बड़े घर की बेटी है और उसने इतना अच्छे से इस चीज़ को संभाला। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सारांश दूंगी और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारा जो मटेरियल है वो एक प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।